Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की अशद जरूरत है। NA 120 के इंतखाबात के नतीजे में जमात इस्लामी सिर्फ 592 वोट ले सकी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1414 वोट पड़े। दूसरी जानिब सियासी मैदान में पहली बार कदम रखने वाली और शिद्दत पसंद सोच की अकास जमातों को कुल मिलाकर 12,900 वोट पड़े। तहरीक लबैक पाकिस्तान, जो लबैक या रसूल अल्लाह के नाम से भी जानी जाती है, वो तीसरे नंबर पर आई और मिली मुस्लिम लीग के उम्मीदवार याकूब शेख भी चौथे नंबर पर। तज्जियाकार इन जमातों की सियासी धारे में आमद को कैसे देख रहे हैं? दूसरी जानिब सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी पेशरफ्त हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल ही बयान दिया कि वो पार्लियामान के साथ रवाबत बढ़ाने की ख्वाहिशमंद हैं। इनका ये अहम बयान उस वक्त सामने आया जब पार्लियामान की दफाई कमेटी के अहम मेंबरान ने GHQ का दौरा किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और नाजरीन, इस दौरे के अंदर शामिल थे जनाब शेख रोहेल असगर साहब, जो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं और ये कौमी असम्बली की दफाई कमेटी के सरबराह भी हैं। इधर लाहौर के अंदर हमारे साथ हैं सुहेल वड़ाइच साहब, जानी मानी शख्सियत हैं, तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। आप उनको ख़ास तौर पर इलेक्शन के दौरान कई तज्जिया करते हुए देखते आए हैं और कई दिहाइयों से ये इलेक्शन कवर कर रहे हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुबशर बुखारी साहब, ट्रूथ ट्रैकर के नाम से ये रसाला भी निकालते हैं और इनकी गहरी नजर होती है दहशतगर्द तंजीमों पर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने का। सबसे पहले रोहेल साहब, हमने बड़ी उम्मीद लगाई हुई है कि आप हमें आज कुछ खबरें देंगे और आपका जो दौरा था GHQ के अंदर उसके बारे में कुछ बताएंगे। हमने देखा है माजी के अंदर तल्ख कलामी रही है सिविल मिलिट्री के दरमियान, क्या इस दौरे से वो कुछ दूर हुई है? और जो बुनियादी सवाल वजीर आजम ने भी उठाया कि हमें अपने घर को साफ करना होगा, उसके हवाले से आपको कोई जवाब मिला है GHQ से? सारी गुफ्तगू में जो मुझे खूबसूरत बात जो थी वो ये था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना, मैं उसको मानता हूँ बिल्कुल, चूँकि मेरी फ़ौज के सरबराह हैं और फ़ौज मेरी है और मेरी से मुराद मेरा हिस्सा है, इस मुल्क का बेहतरीन एक इंस्टीट्यूशन है। तो उन्होंने जो ये इरशाद फरमाया कि मैं चाहता हूँ बहैसियत एक सरबराह कि इस मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो, तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मैसेज है हर उस मकतबा फ़िक्र के लोगों के लिए जो शायद ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो ख़राब हों। पर्सपेक्ट में देखें कि जो हमारा वहाँ पे दौरा था GHQ का, वो इनफैक्ट बेस करता था वो जो अमेरिकन के जो इरादे हैं, जो उनके वहाँ पे प्लान्स हैं अफ़गानिस्तान में बैठ के, या अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के लिए क्या सोच रही है, या आपकी मशरक़ की सरहद की क्या इस वक्त सिचुएशन है, उन चीज़ों को लेके वहाँ पे अपनी फ़ौज के सरबराह से पूछना था और उनसे दरियाफ्त करना था और उन्होंने हमें ये बताना था कि इस मामले में क्या चीज़ें हैं। और सियासी बातें तो मेरा ख्याल है ना हमें करनी चाहिए, ना वह करने का फोरम है वो। ठीक, तो सुहेल वड़ाइच साहब, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो बातचीत हुई वो अफगानिस्तान के ज़ुमरे में हुई, इंटरनेशनल जो पैमाना है उसके ऊपर हुई, मगर दूसरी तरफ से आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं? आपने तो बड़ी तवील अरसे से रिपोर्टिंग की है। एक तरफ से मरियम नवाज साहिबा इल्ज़ामात लगा देती हैं, राना सनाउल्लाह साहब की भी बात आज आपने सुनी होगी जहां उन्होंने कह दिया कि जी जिस तरह मुझे वो उठा के लेके गए थे मुशर्रफ साहब के दौर में, इसी तरह हमारे कारकुनों को उठा के लेके गए इलेक्शन से पहले। तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या आपको लगता है मज़ीद तलखी होगी? मेरा ख्याल है कि जो अस्करी बयानिया है वो तो इस वक्त बड़ा आइडियल है और पहली दफ़ा आर्मी चीफ जनरल बाजवा को ये क्रेडिट जाता है कि वो ओपनली ये कह रहे हैं कि हम सियासत में कोई दखल नहीं दे रहे, हमारा पनामा में कोई किरदार नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि उनका ये जो बयानिया है इसके खिलाफ जो वाक़यात होते हैं वो फिर उनकी बयान की शफाफियत को मुतासर करते हैं।
होना ये चाहिए कि जो उनका बयानिया है अमल भी उसके मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये राना सनाउल्लाह और मरियम साहबा ने जो बयानात दिए हैं और दूसरी तरफ जनरल बाजवा का जो कहना है, अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है तो फिर जनरल बाजवा को इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए कि ये कौन लोग हैं कि जो उनके अहकामात के बावजूद ये कर रहे हैं, वैसे ऐसे या ये झूठे इल्जाम लग रहे हैं। तो ये जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, चीज साफ होनी चाहिए कि भाई पनामा में भी नून लीग ये कहती है कि जी रोल था गैर मरी चीजों का, इधर भी ये कहते हैं। तो भाई ये कब ये मफरूजा कैसे खत्म होगा? जब तक कोई इंक्वायरी नहीं होगी, गवाहियां नहीं होंगी, लोगों के सामने सच नहीं आएगा। हम तो मगर इंक्वायरी करेगा कौन? इसलिए क्योंकि इस वक्त जो इंक्वायरी है वो एहसन इकबाल साहब ने वो तो अब तरीका हो गया ना जी, JIT बन गया अब तो बड़ा वाज़े तरीका बन गया, अब उसमें आप सिविलियन ज्यादा रख रहे हैं। अच्छा, तो JIT बनाए मगर इस बार सिविलियन ज्यादा रखें, ये कह रहे हैं सुहेल साहब। आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर काफी लिखते भी हैं, आप NA 120 को इस तनाजुर में कैसे देखते हैं? इसलिए चूंकि हमने देखा है कि जो 2 जमातें आई हैं जिन्होंने लगभग 11% वोट लिया है, ये बार बार मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तंकीद करते रहे, और हैरत अंगेज बात यह है कि माजी के अंदर ये मियां साहब के साथ होते थे। जी, उसमें एक तो आपको याद होगा मुमताज़ कादरी की हैंगिंग के बाद तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तो ओपनली इनके खिलाफ हो गई थी जी, और बाकायदा बयानात, और फिर जिस तरीके से परवेज़ रशीद साहब को उनके कारकुनों ने कराची एयरपोर्ट पे घेरा और बयानात दर बयानात का सिलसिला जारी रहा, उससे तो वाज़े हो गया था कि ये वाली जो बरेलवी तंजीमें हैं, ये जो मुमताज़ कादरी की फांसी के खिलाफ थी, वो तो कम से कम सपोर्ट नहीं करेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जमातुद दावा पे या मिली मुस्लिम लीग के ऊपर, जिसकी तरफ मेरा इशारा था, और हम अगर पीछे देखें तो वो भी सपोर्ट करती रही हैं, ना सिर्फ इलेक्शन में बल्कि बाकायदा शहबाज शरीफ साहब का एक जलसा जो भाटी चौक में हुआ था जिसमें उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को सड़कों पे घसीटने की बात की थी, बड़ा मशहूर जलसा था। उसमें भी जमातुद दावा के बहुत सारे अरकान और कारकुनान देखे गए थे। तो कहाँ से बात बिगड़ी, ये इसका अंदाजा एक तो 2009 का अगर आप बजट देखें तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अपने हिस्से में लिए थे या अपने कब्जे में लिए थे इनके इंस्टीट्यूशन लाइक मुरीद के का मरकज और स्कूल और हॉस्पिटल्स, उसके लिए बाकायदा एक बजट एलोकेशन थी जो कि उसके बाद हमें नजर नहीं आई लेकिन फिर भी जो अंदर के ज़राए हैं वो किसी और जगह पे बजट डॉक्यूमेंट्स में एडजस्ट कर दी गई। और उसके बाद ये जमातुद दावा वाले सोच रहे थे कि इनके इशू के ऊपर जब UN और यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, गवर्नमेंट जो है कोई फर्म स्टैंड लेगी, मगर UN एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको बैन कर दिया, और गवर्नमेंट ने फर्म खाले भी नहीं इकट्ठी करने दी। इस ईद पे आपने देखा, पिछली ईद पे भी नहीं हुआ। और इस दफे आप ये भी देखिए 120 के जिम्न में एक बात ये भी इन्होंने बड़ा प्रेपेगेट किया कि जब इनके कैंडिडेट की अनाउंसमेंट हो गई तो इनका एक कैंप ही उखाड़ के फेंक दिया गया, रावी दरिया के अंदर उसकी चीजें हैं डंप कर दी गई। तो शायद नाराजगी थी, ये नाराजगी हुक्मरान जमात से नाराजगी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़े हो गए। तो रोहिल अस्कर साहब, आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन चाहूंगी। क्या पुराने दोस्त जो हैं अब वो नए दुश्मन बन चुके हैं आपके? ये जहन में रखें कि जमातुद दावा कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अलाई नहीं रही। जमात इस्लामी अलाई रही, जमात इस्लामी के साथ ताल्लुक था, जमातुल हदीस के साथ अहले हदीस जो है आपकी मरकजी अहले हदीस जमात उसके साथ ताल्लुक रहा, JUI के साथ ताल्लुक रहा, JUI फे के साथ ताल्लुक रहा, ये ताल्लुक रहा। रोहेल साहब जमातुद दावा ने तो कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, इसलिए नहीं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैंने जो सवाल था अलबत्ता अगर आप इस बात को क्लियर करें कि सपोर्टर रही है कि नहीं तो शायद ये हमारे लिए वैलिड पॉइंट। बात ये मैं कैसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, मैं कैसे लहदा कर सकता हूँ। अब किसी जो पाकिस्तान का रहने वाला रहायशी है जिसका वोट मना हुआ उसने किसी को तो वोट देना है। अब जमातुद दावा के जो सपोर्टर हैं या जो उनके साथ हैं, अगर वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते, अगर वो इमरान खान को वोट नहीं देते तो ऑब्वियसली वो किसी को तो वोट देंगे। उसमें अगर नून लीग अट्रैक्ट करती है या समझते हैं कि नून लीग जो है वो राइटिस्ट
है या दीनी किस्म की सोच रखती है तो देंगे, तो वो वोट देंगे। लेकिन आप बात कर रहे थे दोस्ती की, मैं उस जमन में बात कर रहा हूं कि ये दोस्ती या एक पेज पे या एक साथ कभी नहीं जाए। जी रोहिल साहब जी। देखिए, अगर तो कोई साजिशी थ्योरी मान ली जाए तो इस NA 120 के अंदर बहुत ही एक घनौना खेल खेला गया। वो किस कि पाकिस्तान के इस हलके को और पूरे पाकिस्तान को सेक्टेरियन लेवल पे एनालाइज किया गया और पाकिस्तान के जितने सेक्ट्स हैं उन सब को नून के अलग करके उनके खिलाफ लड़ाने की कोशिश की गई। यानी ये पहली दफ़ा हुआ है, ये पहला कौमी सियासी हलका है कि जिसमें पहले अहले तशी ने अलग से, वादतुल मुस्लिमीन ने PTI की हमायत का ऐलान किया, उसके बाद बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो कि नाराज़ है, उन्होंने अपनी तरफ से, ये पहला इलेक्शन है जिसमें उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। मिली मुस्लिम लीग, जमातुल दावा, ये पहला अहले हदीस मकतबा फ़िक्र का ये पहला कैंडिडेट है जो खड़ा हुआ। और सवाए देवबंदी कैंडिडेट के यूँ समझें कि 3 जो बड़ी फ़िक्र थी उन्होंने ओपनली अपने जज्बात का इजहार किया इलेक्शन में नून के खिलाफ। ये क्या ट्रेंड सेट होने जा रहा है? इसका मतलब ये है कि नून जो कि राइटिस्ट पार्टी होती थी उसके अंदर जो मिलिटेंट और राइटिस्ट ग्रुप थे रिलीजियस, उनको अलग करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरह की कोशिश है जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को अनडू करने के लिए सिपाही साहबा और MQM बनाई थी। तो मेरा ख्याल है कि जो मुआशरे के पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं उन्हें इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं करते कि सोसाइटी को इस लेवल पर तकसीम किया जाए कल को जिसके बड़े ही शदीद नुकसानात होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसी बात पे मुझे एक वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हम ये भी सवाल करेंगे कि जो जमातें यूनाइटेड नेशंस बैन कर चुकी हो, जिनको खाले इकट्ठी करने की ईद के दौरान इजाज़त ना हो, क्या उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए तो ये क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा? और क्या हुकूमत जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो इस बात की तहकीकात करे कि क्या उनको ये इजाज़त होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जिस तरह के सुहेल वरायत साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम तज्जिया करें कि जो राइट विंग वोट बैंक है उसका क्या हुआ है, खास तौर पे जो राइट विंग पार्टीज नहीं आई हैं और वो मुबैना तौर पे इंतहा पसंद सोच भी रखती हैं, उनका वोट बैंक क्या हुआ है और इलेक्शन में करने की क्या कोशिश की गई है, इस पे बात होनी चाहिए। और उसके हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आप देख लीजिए। ये वो जमातें हैं जिन्हें आलमी और मुल्की कवानीन ने खाले जमा करने की इजाज़त तो नहीं दी मगर वोट जमा करने की इजाज़त दे दी। इनमें चौथे नंबर पर आने वाले कलअदम जमातुल दावा की हमायत याफ्ता जमात, मिली मुस्लिम लीग की हमायत याफ्ता शेख याकूब और तीसरे नंबर पर अपसेट करने वाले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शेख अजहर हुसैन रिजवी शामिल हैं। इस जमात ने तमाम इंतखाबी मुहिम साबिक गवर्नर पंजाब के कत्ल करने वाले को दी गई फांसी के इशू पर चलाई। उनकी मुहिम भी मिली मुस्लिम लीग की तरह गैर मामूली मुनज़्ज़म थी। हजारों मर्दों के साथ बड़ी तादाद में बापर्दा खवातीन 17 सितंबर को हल्का NA 120 में इंतहाई पुरजोश अंदाज में इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही थी। ये जमात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की फहरिस्त में चंद माह कबल रजिस्टर्ड हो गई। तज्जियाकारों का कहना है कि रजिस्टर्ड होने के बाद उनके हक को कोई कानून नहीं रोक सकता, मगर शिद्दत पसंद सोच की हौसला अफजाई करने वाली कुव्वतें क्या हमें ये पैगाम दे रही हैं कि हमने गुज़िश्ता 17 साल में इस सोच के खिलाफ हजारों कीमती जानों की जो कुर्बानी दी है वो रहेगा चली जाएगी। रोयल अस्कर साहब, चौधरी निसार साहब ने इसके अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले किया है। जाहिद कुशकोरी जो हमारे कॉलीग हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है, उन्होंने कहा कि जी नेक्टा ने चौधरी निसार साहब को लिखा था और इनको कहा था कि ये लोग स्केड्यूल 4 के अंदर हैं, आप इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दें और उनके अकाउंट्स को फ्रीज भी कर दें। मगर चौधरी निसार साहब को आपको याद होगा कि ये जाके मिले थे
उसके बाद उनके ना अकाउंट्स फ्रीज किए गए और ना ही उनके ऊपर कोई और जो है कदम उठाया गया। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हमने जब खत लिखा था तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने हमें कहा कि जी आईबी तो कह रहा है कि इनको इलेक्शन ना लड़ने दें, मगर 2 और जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आपकी हुकूमत के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ही एक तरीके से राह हमवार की इन लोगों के इलेक्शन लड़ने के लिए। मुझे ये कहना बहुत आसान होता है, यहाँ बैठ के तजिए करना और गुफ्तगू करना बहुत आसान है। सर ये खबर है, ये तजिया नहीं है सर, ये खबर है। मेरी गुजारिश सुनेंगे आप, मैंने मुकम्मल नहीं ना की अभी बात, मैंने तो बात शुरू की है अभी। ये बातें करना बड़ा आसान है। अब पहले देखना ये है कि ये जो जमातें हैं इनको माज़े वजूद में आए हुए कितना अरसा बीत गया। अब उन्होंने चाहे अपनी फ़िका की बुनियाद पर, चाहे अपनी सो कॉल्ड खिदमत की बुनियाद पर एक मकाम तो अपना पैदा कर लिया अवाम में, और वो एक तनावर दरख्त बन गया। अब उस दरख्त को काटना कौन काटेगा? हुकूमत काटेगी या स्टेट काटेगी? अब देखना यह है कि क्या ये सारे का सारा मामला ये 4-4.5 साल में रूनुमा हुआ, ये वाक़यात, ये जमातें, ये जमात-उद-दावा, मिली मुस्लिम लीग और फलानी लीग और फलाना, ये सब कुछ तो नहीं हुआ ना। अब मसला ये है कि इसके लिए आप सबको यकजा होना पड़ेगा, सबको सारी कुव्वतों को, सारे अदारों को एक जगह इकट्ठे होकर इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। अब आप चाहें कि आप इनको, छोटा सा सवाल अगर इजाजत दें, क्या ऐसे लोगों को हक है इलेक्शन लड़ने का? क्या हमारी पार्लियामेंट ये सवाल पूछेगी इलेक्शन कमीशन से या अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री से? इसका छोटा सा अगर मुझे जवाब मिल जाए। जी अब देखिए, मैं आपको एक गुजारिश करता हूँ, अगर वो पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का वोटर है, तो उसका हक है कि वो इलेक्शन भी लड़ सकता है और वोट भी डाल सकता है। अब जो शख्स इलेक्शन में जा रहा है या जो शख्स उसके लिए मदद कर रहा है, अगर तो उसके ऊपर बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं या उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स हैं, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, उसको निकाल सकता है। और अगर उस पर किसी किस्म की कोई, जो मैं इलेक्शन लड़ने वाले की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि वो किस बात से लड़ रहा है, अगर वो लड़ता है और उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई जमात उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती, तो इलेक्शन लड़ने का एलिजिबल है। अब मेरी बात आप समझने की कोशिश करते हैं मुनीर से, ये इतना आसान काम नहीं है। आपने क्यों उनको इजाजत दी? आप देखिए, मैं मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मेरी छोटी जी, सुहेल वड़ाइच यहाँ बैठे हैं, आपकी जानिब फिर से आऊंगी। मैं इधर सुहेल वड़ाइच साहब को भी लाना चाह रही हूँ। रुहेल साहब का ये कह देना कि ये इतना आसान काम नहीं है, मगर फिर सहाफ़ी बरादरी हमारी पूछती है कि क्या पार्लियामेंट को ये सवाल नहीं करना चाहिए अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री से, अपनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से? एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि जी खाले नहीं इकट्ठी कर सकते, दूसरी तरफ से इनको इलेक्शन लड़ना, मतलब 2 सिग्नल्स आप डबल दे रहे हैं ना। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान सारे की सोच और सारा नैरेटिव यही है कि हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ना है, और जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अल्टीमेटली इनको हमने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना है। और ये नैरेटिव अगर कभी था तो अब ये नहीं है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी ये इलेक्शन मिसाल थी। लेकिन इतना भी ये बात नहीं है, ये उससे भी बात बढ़ गई है। ये तो पहले से थी कि ये हमें पता है कि इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेशनशिप है, इनको पीछे से सपोर्ट है। आपको पता है डॉन लीग्स भी यही थी, इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं। लेकिन ये तो मामला ये है कि अब इन ग्रुपों को पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन इस्तेमाल कर रहा है? जिनके इशारों पर ये चलते होंगे। आपका ख्याल है किसके इशारे पे चलते हैं? मैं अब आपको क्या कहूँ, इसमें मुबश्शिर बुखारी साहब शायद अपनी गर्दन आगे कर दें। इसमें मुनीज़े असल में बात यह है कि हमारे बहुत सारे दानिश्वर दोस्त और हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट और हमारे बहुत सारे दोस्त जो खुफिया अदारों से वाबस्ता हैं, चलिए मैं गर्दन आगे कर देता हूँ, वो उनका एक फिलॉसफी है कि इन लोगों को मरकज़ी धारे में लाना ज़रूरी है ताकि इनको आप न्यूट्रलाइज कर सकें। क्या क्यों आप ये, ताकि ये जो वायलेंस है उससे प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ जाए। और ये एक सोच है, हाँ, ये हर में एक सोच है। हाँ, ये वजीर आजम के सामने भी प्लान पेश किया गया था जी। अच्छा, तो मौजूदा वजीर आजम नहीं, पिछले वजीर आजम, लेकिन वो नहीं माने थे।
तो ये उस प्लान के तहत जो है, अभी आप फ्यूचर में देखेंगी, और मैं आप मसलन यही जो है मिली मुस्लिम लीग वाले, ये पेशावर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहाँ से लड़ेंगे और वहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे जो जिनके खिलाफ बड़े दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, ऐसे लीडर्स को मेन स्ट्रीम रिलीजियस पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म से लड़ते हुए देखेंगे, चूंकि वो भी पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। तो ये होगा, तो ये वो सोच है। इधर हमने चलना है एक वक्फे की तरफ और वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। जमाते इस्लामी ने जो वोट लिया है, और पिछली दफा भी उन्होंने, जो मैंने देखा है 2013 के अंदर भी कोई खास वोट्स नहीं लिए, मगर इस बार आधे हो गए उनके वोट्स, 590 के करीब उनके वोट्स आ गए। इसको आप कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ से लबैक या रसूल नई पार्टी, मिली मुस्लिम लीग नई पार्टी, और जमाते इस्लामी इतनी पुरानी पार्टी और इतने कम वोट? एक जमाने में जुल्फकार अली भुट्टो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े थे। सुहेल साहब तो इंसाइक्लोपीडिया है इलेक्शन पॉलिटिक्स का, ही विल सेकंड मी, और रिकॉर्ड वोट लिए थे आज इसी हल्के से, उन्हीं की पीपल्स पार्टी ने 1400 कुछ वोट लिए हैं। तो इसमें आप जमात पे क्यों ताजुब कर रही हैं? नहीं, इसमें बड़ा जो रिलीजियस पार्टीज का ट्रेंड है ना, इसमें एक बड़ी तब्दीली आई है। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 1973 के आइन पे साइन किए थे, और वो तमाम लोग, तमाम मकातब फिक्र के वो लीडर्स जो पीसफुल पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सवाए मौलाना फजलुर रहमान के वो पस मंजर में चले गए। जैसे जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप, जैसे जमात इस्लामी पाकिस्तान, इन तीनों ने 1973 के आइन को एंडोर्स किया था, जबकि बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप हैं ये तो पाकिस्तानी आइन से भी इख्तिलाफ रखते हैं। मगर अब तो ये कहते हैं, जब हमने इनका इंटरव्यू किया, अब तो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान की आइन की पासदारी करते हैं, हम इसके तहत चलते हैं। अब तो वो ये कहते हैं बाकायदा तौर पे। नहीं, लेकिन देखें, सवाल ये है कि अगर यूनाइटेड नेशंस किसी को दहशतगर्द करार दे दे और आप उसी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हों, तो आप किस तरह से उस दुनिया को जस्टिफाई करेंगे, चाहे आपको ये कितने भी अजीज हों। जो है हाफिज सईद साहब हमारे बड़े मेहरबान हैं, हम सब साफियों से बड़ा उनका तल्लक है, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या बैनुल अक़वामी कवानीन जो हैं, क्या हमने उनको सबोताज करने का फैसला कर लिया है? जबकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर आज तक पाकिस्तान में चाहे कोई डिक्टेटर रहा है, चाहे कोई सिविलियन हुक्मरान रहा है, हमने कभी यूनाइटेड नेशंस को वायलेट नहीं किया। ये एक अहम पॉइंट सुहेल वरायत साहब ने उठाया, रोहेल अस्कर साहब, कि यूनाइटेड नेशंस के जितने भी रूल्स हैं उनको हमने वायलेट अब तक नहीं किया, मगर एक शख्स जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर यूनाइटेड नेशन सैंक्शन लगाती है, याकूब शेख साहब, जिनका ताल्लुक मिली मुस्लिम लीग से है, वो इलेक्शन लड़ते हैं और हमारी स्टेट उनको इजाजत देती है। क्या पैगाम भेज रहे हैं आप बाहर मुल्क में, जो आपको कह रहे हैं कि घर साफ करें और आप खुद कह रहे हैं हम साफ करना चाहते हैं? मुनीर, जरा मैं सीधा साधा सा बंदा हूँ, मैं वो क्या कोई हेर फेर नहीं जानता। आपका आइन इन लोगों को, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि किसी को भी इलेक्शन लड़ने से रोकता नहीं अनटिल अनलेस कि उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ हों और वो कहीं मतलूब हों या इस किस्म के मामला। तो मैंने दो चीज़ें आपसे, एक तो मैंने ये बात की, दूसरी बात ये मैंने की कि ये जो जमातें हैं ये आज नहीं बनी। अगर आप इसकी तारीख भी पूछ लें, आज ही बनी है जी शेख साहब, ये दोनों नहीं बनी है। सर लबैक या रसूल आज यार कमाल करते हैं आप खुदा के लिए। सोहेल वरायत साहब कंफ्यूज ना कीजिए। जी जी जी। प्रोफेसर सईद साहब की जमात जो है जमात-उद-दावा, वो आज की नहीं है, वो आज 3 नाम बदल चुके हैं। जमात-उद-दावा की बात नहीं कर रहे सर, मिली मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। बाबा, मिली मुस्लिम लीग कहां से निकली है, किसने निकाली है, किसकी है वो सरबराही में बनी है मिली मुस्लिम लीग? वो किसकी है? मेरी तो नहीं है ना। वो किसकी है? उसका सरबराह कौन? आपके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हाय, कौन था? मैं यही तो बता रहा हूं आपको, मेरे खिलाफ तो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ता था, इसलिए कि उस वक्त उनका काम नहीं था। अब तो 4-4, 6-6 जमातें हो गई हैं एक जमात की। अहले हदीस की 4-4, 5-5 जमातें हो गई हैं। अहले सुन्नत वल जमात की 4-4, 5-5 जमातें हो गई हैं। आप किसको रोकेंगे? वो बंटवारा होता चला जा रहा है। मेरा कहने का मकसद ये था, यूएन सैंक्शन लगे हुए हैं, मैं वही कर रहा हूँ, यूएन जमात है, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मिली
मुस्लिम लीग पे तो यूएन सेक्शंस नहीं है। अब वो असल पे वो नाम बदल के मेरे ख्याल में जमातुद दावा का ये तीसरा नाम है, ये तीसरा का चौथा नाम है। अब मैं उसको रोक सकता हूं कानून और आइन के दायरे में रह के, मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? अब आप देख लीजिए मिली मुस्लिम लीग जो है, इसका सरबराह कौन है? अब उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप, उसका सरबराह कौन है, उन्होंने कैसे रजिस्टर करवा लिया इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन ने उनको रजिस्टर करने के बाद उनको सिंबल भी अलॉट कर दिया। अब ये चीजें जो है उस पर मेरी तो नहीं है वहां पर दस्तरस, ये तो इलेक्शन कमीशन को देखना है कि इस शख्स पे किस किस्म की कोई पाबंदी तो नहीं है, इस किस्म की कोई सैंक्शंस तो नहीं है। अब सैंक्शंस लगी जमातुद दावा पे, जमातुद दावा से पहले जो उनकी जमात थी, अब उन पे लगने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल दिया। नाम बदल बाद उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं, हमने तो हॉस्पिटल बना दिए, हमने तो रफाई इदारे बना दिए, हम तो रफा का काम कर रहे हैं। अब आप जब उसको रफाई काम से रोकेंगे तो वही पब्लिक जो आज आपके साथ है वो आपके खिलाफ होगी कि आप ये तो रफाई काम कर रहे हैं, आप इनको रोक रहे हैं। अब देखें ना, मैं वही आपसे गुजारिश कर रहा हूं ना कि एमक्यूएम आप कह रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त मैं आप इसको रोकने के लिए मुनज़्ज़म, मैं ये कहता हूं इसको रोकने के लिए हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है। इस तरह नहीं रोका जा सकता, इसके लिए आपको पूरे मुल्क के बसने वालों की सोच बदलनी होगी। ठीक है रोहिल साहब, वी गेट योर पॉइंट सर, वी गेट योर पॉइंट। जी ये अहम बात की, इन्होंने बहुत सारा काम करना ज़रूरी है, लेकिन वो काम मेरा नहीं ख्याल किसी के बस की बात है। अगर हम उन अपने दोस्तों की थियरी पे बिलीव करें कि इन्हें डी रेडिकलाइज किया जा सकता है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाके, तो इसके लिए मैं पिछले दिनों जब एक और इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन पे जब आर्ग्यूमेंट जारी थी तो मुझसे उन्होंने पूछा जी आप इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं मुखालफत खत्म नहीं करता, मैं तो हिस्टोरिकल एविडेंस ये देता हूँ कि 2002 के इलेक्शंस में हमने बहुत सारे जो बाकायदा जिनके ऊपर दहशतगर्दी के केसेस थे उन्हें हमने एमएमए के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते जीतते हुए देखा। अपोजिशन बनाई एमएमए ने, केपी में गवर्नमेंट बनाई और बलूचिस्तान में कोalition बनाई, और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट से गए उसके बाद जो स्पिल ओवर हुआ टेररिज्म का उन इलाकों में, आपके सामने वजीरिस्तान, आपके सामने था सवात, फौरी तौर पे मगर सर सवाल फिर भी यही उठता है जो सुहेल साहब ने उठाया ये है कि इन जमातों के ऊपर यूएन सैंक्शंस तो नहीं लगे हुए थे ना। अब आप एक बहुत कश्मकश में हैं एज हुकूमत ऑफ पाकिस्तान की, एक तरफ से सैंक्शन लगे हैं, मैं सिर्फ दहशतगर्दों के हवाले से बात कर रहा हूं। यूएन सैंक्शंस को आप साइड पे रखिए, जब भी आप इन्हें मेन स्ट्रीम में लाएंगे होता यही है, और हमारी जो ऑब्जर्व किया है वो यही है कि अपना एजेंडा बाय गन नाफिज करने की कोशिश करते हैं, और इन्हें मेन स्ट्रीम लाने से जो है वो डी रेडिकलाइजेशन कतन नहीं हो। अच्छा मुझे सोहेल साहब ये बताइए, चूंकि आप इलेक्शंस को देखते रहे हैं, जो इत्तेहाद बनते हैं उनको बनते बिगड़ते देखते रहे, अब ये पेशन गोई हो रही है कि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है 2018 के इलेक्शन के अंदर, एंटी नवाज इत्तेहाद बनेगा जिसके अंदर सारी रिलीजियस जमातें एक साइड पे होंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साइड पे होंगी, उनका एक ब्लॉक होगा और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ेंगे। ये पेशन गोई किस हद तक ठीक है? मुश्किल लगती है मुझे कि तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो किसी रिलीजियस पार्टी के साथ ना मिलने में उसको कोई फ़ायदा है बल्कि नुकसान हो जाएगा, और इसलिए वो उधर तो नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ को इतना पता है, बल्कि जमात इस्लामी के साथ उन्होंने जानबूझ के KPP में इत्तेहाद जो है वो अपना आहिस्ता आहिस्ता उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में उन्हें ये बाइंडिंग ना हो। और तो वो पंजाब में क्यों उनकी मदद देंगे, और फिर वो देख चुके हैं कि ये जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो पुराने हैं वो तो इस काबिल नहीं। अब सवाल ये होता है कि ये इस तरह की जो ग्रुपिंग है ना, ये एक ज़िमनी इलेक्शन में तो बड़ी कामयाब हो जाती है जैसे आपने देखा है, लेकिन जब जनरल इलेक्शन होता है तो अब तो सारे पाकिस्तान के वर्कर यहाँ इकट्ठे हो गए, पैसे इकट्ठे हो गए, अब जब ये पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे तो ये हजारों से सैकड़ों और सैकड़ों से दर्जनों में तब्दील हो जाएंगे। तो आप नहीं समझते कि ये शुरुआत है उन पार्टीज की जिनके पर इल्जाम लगता है कि जी इंतहा पसंद सोच रखते हैं, उनके कौमी धारे में आने की शुरुआत है? आप बेशक शुरुआत है, लेकिन ये चल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जब लोग वोट डालने जाते हैं
तो 2 जमातों को वोट देते हैं, जो नंबर 1 आती है और नंबर 2 आती है। बाकी मार्जिनलाइज हो जाते हैं। ये सिर्फ एक दफा पीपल्स पार्टी के दौर में मुर्तजा भुट्टो फैक्टर बिल्कुल इसी तरह सामने आया था एक इलेक्शन में, उसके बाद मार्जिनलाइज हो गया। इसी तरह ये एक ज़िमनी इलेक्शन या एक इलेक्शन की मार है, ये फिर मार्जिनलाइज हो जाएंगे। पाकिस्तान में सिर्फ 2 ही ग्रुप जो हैं वो होते हैं, एक जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, एक उसके मुकाबले वाला। तो लिहाजा आप तीसरा ग्रुप आज तक पाकिस्तान में ना बन सकता है ना बनेगा, क्योंकि हमारी साइकी है, हम या फाते हैं या मफ्तू हैं, ये दरमियान में ग्रे एरिया हम नहीं मानते। तो आप भी ये समझते हैं? मैं बिल्कुल सुहेल साहब की बात से एग्री करता हूँ। देखिए ये 2 पार्टी सिस्टम था, दरमियान में बड़ी कोशिशें हुई कि इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कर दिया जाए, जो कि नाकाम होता नजर आ रहा है। आपको पहले मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी नजर आती थी। अब पीपल्स पार्टी अगर कहें सिंध में बहुत बड़ी पार्टी अभी तक है, लेकिन पंजाब में तो ये रिजल्ट आपको बता रहे हैं कि 2018 में क्या होगा, तो वही पीपल्स पार्टी को रिप्लेस पंजाब में कम अज कम पीटीआई ने कर ली है। तो ये प्रोविंसेस वाइज भी और नेशनल लेवल पे भी ये मेरा ख्याल है 2 पार्टी सिस्टम जो है ये एग्जिस्ट करेगा। राइज ऑफ द राइट विंग नहीं है, राइज ऑफ द राइट विंग मुझे टू फार-फेच्ड। और आप लोग समझते हैं कि ये जो आने वाले कुछ दिन हैं, महीने हैं, इसके अंदर ये जो जमातें हैं आपको लगता है तितर बितर हो जाएंगी और कम से कम सिर्फ इस बाई इलेक्शन के अंदर ये चमकी है? मेरी अगर जाती सोच पूछिए तो हो सकता है कि कोई अलायंस रिलीजियस उभर आए, जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, लेकिन सक्सेस वो नजर नहीं आती। मुबशिर बुखारी साहब, सुहेल वरायत साहब, रोहेल असगर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। तो कम से कम यहाँ पे हमारे जो तज्जिया निगार हैं ये तज्जिया करके गए हैं कि आप ये ना समझें कि एक राइज ऑफ द राइट विंग हो गई है। ये जो बाई इलेक्शन था ये एक ही इलेक्शन था, जो 2018 का इलेक्शन होगा वो बहुत बड़ा इलेक्शन होगा और वाज़े तौर पर उधर जो 2 बड़ी जमातें होंगी वो कौमी धारी की ही जमातें होंगी और ये जो छोटी जमातें हैं इनके जो वोट हैं ये सैकड़ों से दर्जनों में तब्दील हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।